रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ अरशद इकबाल और मैं हूँ सलीमा रजा और आप सुन रहे हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। The secret of happiness is not doing what one likes to do, but in liking what one has to do. यानी यकीन मानिए दोस्तों कि जब हम इस प्रोग्राम में आपके साथ आते हैं और कुछ बातें करते हैं तो we don't only like what we have to do, we love what we have to do, right? क्या बात कर दी आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच एक अटूट रिश्ता सा कायम हो गया है। एक ऐसा रिश्ता जो दिल की आवाज को पहचानता है, सुनता है, समझता है और रिएक्ट भी करता है। वाह क्या बात है, छा गए अरशद, छा गए। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। आ मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। आ मिल के दामन दामन से बांध ले। दोस्तों आज की हमारी मेहमान है नफीसा, बुलंद इरादों वाली एक ऐसी महत्वाकांक्षी महिला जिन्होंने अपनी नेत्रहीनता को कभी अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। बजा फरमाती हैं आप। नफीसा मुंबई के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रही हैं। नफीसा की जिंदगी के हर पहलू पर उनसे बात करेंगे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार नफीसा जी, आप बैंक में सीनियर मैनेजर है। आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए। आई एम लुकिंग आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, और जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वालों को जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो जानकारी चाहिए या जो स्टेटमेंट्स बनानी होती है, उन्हें जो स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, और फिर जो ट्रेनिंग के बारे में जो सब रिपोर्ट्स बनाना, ये सब मेरे अंडर में है। ऑफ कोर्स आई हैव अबाउट 7 से 8 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। सिंस मैं फॉरेन एक्सचेंज से इतने सालों से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं हमारी जो बम्बई की कॉलेज है SPBT, वहाँ जाके फॉरेन एक्सचेंज पे लेक्चर्स भी देती हूँ। जाहिर है कि आपके बैंक में जो काम है उसमें काफ़ी कागज़ रीडिंग राइटिंग वगैरह है, और आप जब काम शुरू किया तब टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं था, तो आपने ये सब काम कैसे मैनेज किया? ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो इसीलिए ये सेक्शन मुझे सौंपा गया था क्योंकि उसमें मिनिमम पेपर वर्क है, कागज़ हैंडल करना बहुत ही कम है। पर मुझे मेरी जो क्लर्क थी या मेरी जो असिस्टेंट थे वो मेरा सब पेपर वर्क करते थे, और मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते थे मुझे उसके चेक पॉइंट्स पता थे। मुझे खाली उनसे पढ़वाना पड़ता था कि वो क्या चीज़ है, और देखना पड़ता था उनके द्वारा कि ये जो ऑर्डर हमें दिया जाता है प्राइमा फेसी ये जेन्युइन ऑर्डर है या नहीं। मैं बहुत ही अच्छी तरह से नंबर्स याद रख सकती हूँ, इसलिए मैं जो भी डील्स करती थी सुबह 11 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक, वो सब मैं याद रखती थी। मतलब उसका अमाउंट, उसका रेट, उसका डिलीवरी पीरियड, पार्टी का नाम, और फिर 3 बजे बैठ के मैं पूरा मेरे असिस्टेंट को डिक्टेट करती थी। और अभी कंप्यूटर के ज़माने में जब भी सब सैंक्शनिंग या फीडिंग इन कंप्यूटर पे होने लगा, तो मेरे पास टॉकिंग कंप्यूटर था जिसके द्वारा सब मेरी असिस्टेंट थे वो फीड इन करते थे, और वो सब पूरा देख के मैं उसको सैंक्शन करती थी। तो ये कस्टमर्स जो आपके थे ये आपसे टेलीफोन पे बात करते थे या आमने सामने डील करते थे? बहुत बार आमने सामने भी बात होती थी, टेलीफोन पे भी बात होती थी, लेकिन मेरे सभी कस्टमर्स को पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है।
तो नफीसा जी, अगले सवाल पे जाने से पहले क्यों ना एक गाना हो जाए। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, न ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। तो नफीसा जी, अगला सवाल, आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये बचपन से है, तो आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये प्रॉब्लम आपने इसके साथ कैसे डील किया, आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वाले, अपने फैमिली वाले, ये सब आपको किस प्रकार से सपोर्ट किया और आपको प्रोत्साहित किया। बच्चे जो आई कांटेक्ट करते हैं करीब 2 या 3 महीने या 4 महीने की एज से, तो वो मैंने नहीं किया, और मैं हमेशा ऐसे ऊपर जहाँ भी लाइट थी वहाँ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। हम हमारे होम टाउन में थे कपड़वंज में, वहाँ से वो मुझे बम्बई लाए। तो शुरू में मेरी दृष्टि करीब 40 to 50% थी। मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स का जो मुझे सपोर्ट मिला वो सबसे महत्वपूर्ण था। स्कूल मुझे नॉर्मल साइटेड स्कूल में भेजा गया, मुझे खिड़की के पास बिठाया जाए। मैंने ब्लैक बोर्ड आज तक कभी देख नहीं पाई हूँ मैं, तो फ्रेंड्स की हेल्प के साथ या तो मेरे ब्रदर और सिस्टर्स आके नोट्स कॉपी करना या जो भी मुझे सपोर्ट चाहिए था वो मुझे फैमिली से मिला। इस तरह से मैंने मेरा स्कूल तय किया और फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया इन इकोनॉमिक्स। आई मस्ट से कि वो कॉलेज बहुत ही सेंसिटिव थी टुवर्ड्स विजुअल इम्पेयरमेंट। तो नफीसा जी, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है और एक मेरा पैशन है विच इज़ हैम रेडियो, पॉपुलरली नोन एज हैम रेडियो, विच इज़ एक्चुअली एमेचर रेडियो। इट्स बेसिकली अ हॉबी और इसमें आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। सेइंग है कि हैम इज़ नेवर अलोन, द मिनट ही स्विचेस ऑन द रेडियो ही इज़ विद द वर्ल्ड। और बहुत से फ्रेंड्स बनाते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। उसका एक और साइड है होम ब्रूविंग, रेडियो बनाना, खुद पार्ट्स असेंबल करके रेडियो बनाना। नॉट ओनली अ रिसीविंग रेडियो बट अ ट्रांसीवर जो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। और उसका एक पहलू है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी कुछ कैलेमिटी आती है एंड ऑल कम्युनिकेशंस ब्रेक, मतलब अर्थक्वेक है या फ्लड है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक रेडियो उठा के कार बैटरी लेके एक एंटेना लगा के वी कैन हैव कम्युनिकेशन। चलते चलते एक अहम सवाल, करीब 2 साल पहले आपका शादी हुई थी परवेज बुहारीवाला जी के साथ। इसके पीछे एक कहानी भी है। वुड यू लाइक टू शेयर द स्टोरी विद आवर लिसनर्स? एक्चुअली हम 15 साल हम एक दूसरे की बाजू बाजू की बिल्डिंग में रहे। वो मुझे देखते थे हमेशा जाते आते लेन में, और उन्होंने मुझे वाइट केन के साथ आते जाते देखा था, चलते हुए देखा था। मैं उन्हें पहचानती नहीं थी। फिर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी एक बार फोन पे बात हुई थी और
आई एम हिज सेकेंड वाइफ. ही लॉस्ट हिज फर्स्ट वाइफ टू कैंसर. और ये उनकी जब वाइफ का डेथ हो गया एंड ही केप्ट इन टच अबाउट मी. मैं उनको कभी मिली नहीं थी. मेरी फ्रेंड के ज़रिए उनको मेरे बारे में सब कुछ पता लगते रहा और उन्हें लगा कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन मी. तो वो 1 महीने के लिए कनाडा गए थे और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही अपनी कार ऑफ़र की कि मेरी कार खाली रहने वाली है, शोफर है, आपको अगर बुरा नहीं लगता है तो आप मेरी कार क्यों नहीं यूज़ करते. मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की. मैंने 1 महीना कार एंजॉय किया और मन ही मन में सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, आई मस्ट बाय अ कार फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. एंड फिर जब भी वो कनाडा से आए तो वो मुझे ऑफिस में मिलने आए एक बार. मैंने उनको थैंक यू का फ़ोन किया और वो मिलने आए और इस तरह से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई. और अगर बोला जाए तो इन अ मैटर ऑफ 6 months वी वर मैरिड. आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं. अच्छा अर्शद, ये बताओ क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है तुम्हें? आप मुझसे क्रिकेट में दिलचस्पी पूछ रही हैं? अरे अगर मैं रेडियो नहीं कर रहा होता तो क्रिकेट खेल रहा होता. हाय शुक्र है हिंदुस्तान का भविष्य बच गया. अरे इतना बुरा खिलाड़ी नहीं था भाई. मैं तो इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे देश में क्रिकेट जो है वो सबसे लोकप्रिय खेल है. हर कोई इसका दीवाना है और मैं तो कुछ ज्यादा ही हूं. अब देखिए ना, राहुल द्रविड़ की टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड में खेल रही है. हर आदमी की निगाहें जो हैं वो वहीं लगी हुई हैं. हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. और ये भी तुम्हें पता है कि एक और सीरीज है जो कि 21 अगस्त से इंग्लैंड में शुरू हो चुकी है और 26 अगस्त तक चलेगी. मोहतरमा, शायद आप इंडिया इंग्लैंड ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज की बात कर रही हैं. जी जी जी. लगता है आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया. मैंने कहा था ना आपसे कि मैं इस खेल का दीवाना हूं और जो जिस चीज का दीवाना होता है ना उसकी हर खबर रखता है. जी, इस सीरीज पर मेरी नजर है और आपको एक बात बता दूं कि भारत इंग्लैंड के खिलाफ 4 बार खेल चुका है, जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे सारे उनमें. और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बार भी भारत ही जीतेगा. वाह दीवाने वाह, क्या दीवानगी है तुम्हारी. और जनाब आपको इतना यकीन इसलिए है कि क्योंकि 4 में से 3 मैच हम जीत चुके हैं. सही कहा ना? अरे वाह, मैं ही दीवाना नहीं हूं. और आपको यह बता दूं कि ये तीसरी सीरीज ऐसी है जो वर्ल्ड कप के अलावा विदेश में जाकर खेल रहा है हमारा देश. इससे पहले कि 2 सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिनमें से एक भारत में हुई थी और एक पाकिस्तान में. अरे भाई कमाल हो गया. यानी पूरे के पूरे इतिहास. तो सुनो, तुम्हें हिस्ट्री में बहुत बढ़िया नंबर मिलते होंगे स्कूल में, है ना? सिर्फ उसी में पास हुआ था. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जिस हस्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, संगीत की दुनिया में उनका नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाता है. जी हाँ, अमेरिका के जॉर्जिया शहर में जन्मे रे 6 साल की छोटी सी उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन किया. और आज उनके इस सुरीले सफर की यादों को ताजा रखने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा सेठ. रे चार्ल्स संगीत की दुनिया में ध्रुव तारे की तरह चमकते एक सितारे हैं. 6 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई. चार्ल्स ने सुर संगीत को एक नया आयाम दिया. उन्होंने कंट्री से लेकर पॉप तक हर चीज में एक रूहानी संगीत भर दिया है. उनके पहले हिट गाने बेबी लेट मी होल्ड योर हैंड ने उन्हें अमेरिका के जाने माने संगीतकारों में बिठा दिया. अपने संगीत के साथ नए नए प्रयोगों से उनका म्यूजिक दुनिया भर में मशहूर हो गया. उनका सदाबहार गाना व्हाट डिड आई से दुनिया भर में लोकप्रिय होकर करोड़ों लोगों के दिलों में छा गया. जल्दी ही रे चार्ल्स की 2 और एल्बम जॉर्जिया ऑन माई माइंड और अमेरिका द ब्यूटीफुल की लोकप्रियता ने उन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में पहुंचा दिया. अपने करियर के दौरान रे चार्ल्स ने 5 और हॉल ऑफ फेम्स में पहुंचने का गौरव पाया. ये एक ऐसी सुखद उपलब्धि है जो किसी भी कलाकार के लिए अविश्वसनीय है. मगर रे चार्ल्स ने
नेत्रहीन होते हुए भी ये बुलंदी पाकर एक इतिहास रच दिया है। अच्छा अरशद, ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि 1995 में भारत में एक कानून पास किया गया था जिसे अंग्रेजी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और हिंदी में निःशक्त जन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। बाय द वे, इसे हम PWD एक्ट भी कहते हैं। जानता हूं, पर चाहता हूं कि हमारे श्रोता भी इसके बारे में जाने। दोस्तों, ये कानून, ये एक्ट, इसका मकसद था शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को शिक्षा, नौकरी जैसी कई और बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। हाँ, तो दोस्तों, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव रतूरी, जो भारत के ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के डायरेक्टर हैं। तो श्री राजीव से इन अधिकारों के बारे में विस्तार से बातें करेंगे हमारे साथी प्रणय गडोदिया। राजीव जी, सबसे पहले संक्षेप में आप हमें PWD एक्ट के उद्देश्य के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये कानून क्यों लाया गया था भारत में। 1995 में हमारे देश में एक कानून लागू हुआ था जिसे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कहते हैं। ये जो कानून है ये एक सामाजिक कल्याण अधिनियम है और ये एक विकलांगों को कुछ अधिकार देता है और उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए समान अवसर का प्रदान करता है। 1992 में बीजिंग में एक अधिवेशन हुआ था डिसेबिलिटी पे। क्योंकि भारत ने भी इस अधिवेशन को हस्ताक्षर दिए थे तो ये अनिवार्य हो गया था कि हमारा पार्लियामेंट भी एक कानून लेके आए और इसी के चलते हुए 1995 में ये कानून लाया गया है। तो राजीव जी, एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी इस कानून के दायरे में आता है और दृष्टिहीनता की जो डेफिनेशन, परिभाषा इस कानून में दी गई है वो ये है कि एक व्यक्ति जिसकी करेक्शन के बाद भी विजन यानी नजर किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है 3 कंडीशंस में से। कंडीशन नंबर 1, उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। नंबर 2, उसकी बेहतर आंख के विजन 6/60 यानी 6/60 या उससे कम है। नंबर 3, उसकी फील्ड ऑफ विजन बेहतर आंख में 20 डिग्री या उससे कम है। तो किसी भी व्यक्ति को इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के लिए, फायदा लेने के लिए क्या करना होगा? इन अधिकारों का अवेल करना जो कि एक्ट में ये अधिकार दिए गए हैं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, एक प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र। और ये जो बेनिफिट्स इस एक्ट में है वो केवल वो ही विकलांगों को मिल सकते हैं जिनका डिसेबिलिटी 40% और मोर हो उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से। ये जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है ये सभी सरकारी अस्पतालों में मिलता है और ज्यादातर एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट गठन किया जाता है हॉस्पिटल में जो कि लोगों की अंधता, उनकी ब्लाइंडनेस मेजर करता है और उसी हिसाब से सर्टिफिकेट इशू होते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है उसमें जितने भी बोर्ड में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं उन सभी के हस्ताक्षर रहते हैं। तो ये बहुत अनिवार्य है कि अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र लेना और ये विकलांगता का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही आप इस कानून के दिए गए हुए बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं रतूरी साहब कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी बच्चे को उसकी दृष्टिहीनता के कारण अगर किसी भी मेन स्ट्रीम स्कूल में दाखिला देने से मना किया जा रहा हो तो ऐसे में उस बच्चे के पेरेंट्स या अभिभावक क्या कर सकते हैं? इस कानून में शिक्षा के प्रावधानों में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। काफी सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए भी प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत इंस्टेंसेस होते हैं कि ब्लाइंड बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत गलत है। अगर कोई भी सरकारी स्कूल या कोई भी स्कूल जिसको सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट्स दिए गए हों, जैसे कि कम दरों पे ज़मीन उपलब्ध करवाई हो या कोई अदर फाइनेंशियल बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलते हैं, तो ऐसे स्कूलों में हर हालत में एक ब्लाइंड स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है एडमिशन के लिए। अगर स्कूल का प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य इनको एडमिशन नहीं देता है तो आप उनको कानून के बारे में बताएं और उनको वाकिफ कराएं कि ऐसे ऐसे प्रावधान है कानून में। और फिर भी अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। हर स्टेट में, हर राज्य में एक आयुक्त है निशक्त जन और दिल्ली में एक मुख्य आयुक्त है निशक्त जन, जिनका काम ही है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसमें एक्शन ले। चर्चा जारी रहेगी रतूरी साहब हमारे, क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए पहले। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो
जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। रतूरी साहब, गाने के बाद अगला सवाल फिर शिक्षा पे। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि स्कूली बच्चों को बुक्स और बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह जो चाहिए वो फ्री दिए जाएंगे, और जो बुक्स है वो उस फॉर्मेट में दी जाएगी जो दृष्टिहीन बच्चे पढ़ सकते हैं खुद। तो इस प्रावधान के बारे में जरा रोशनी डालेंगे? जी प्रणय जी, आपने सही बोला, क्योंकि कानून में जो शिक्षा के जो प्रावधान है उसमें ये वेरी क्लियरली मेंशन किया गया है कि ब्लाइंड बच्चों को एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी, जैसे कि ब्रेल में, और इसके अलावा जो एड्स एंड अप्लायंसेस ज़रूरी हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भी उनको निःशुल्क प्रदान करे जाएंगे, जैसे कि रिकॉर्डर्स हुए या लो विजन एड्स हुए। तो ये जो जिम्मेदारी होती है एक्सेसिबल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल करवाना, एड्स एंड अप्लायंसेस उपलब्ध करवाना, ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अफसोस की बात तो यह है प्रणय जी कि इतने साल हो गए कानून को लागू हुए, लेकिन अभी तक भारत में केवल 2 ही राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिन्होंने कदम उठाए हैं कि वो ब्लाइंड बच्चों को एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध करवाएं। मुझे ऐसी जानकारी है कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी संस्था जो ब्लाइंड पीपल के साथ काम कर रही है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, इन्होंने एक जनहित याचिका फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट में कि दिल्ली सरकार भी ब्लाइंड बच्चों को टेक्स्ट बुक्स ब्रेल में अवेलेबल करी जाए। और मेरे सुनने में ये भी आया है कि ये अब केस बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में हियरिंग के, और इट इज़ वेरी होपफुल कि एक पॉजिटिव ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट देगा, और हम लोग इस ऑर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी हम ऐसा सिमिलर जनहित याचिका फाइल करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल करें, क्योंकि इतने साल हो गए हैं कि कानून को बने हुए और अभी तक किसी भी ब्लाइंड बच्चे को ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल ही नहीं है मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की बात की जाए तो इस PWD एक्ट में 3% रिजर्वेशन किया गया है सरकारी विभागों या सरकारी कंपनियों में पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो खासकर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्या प्रोविजन से क्या बात की गई है, इसके बारे में जरा बताएं प्लीज। जी हाँ, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, इस कानून ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि 3% आरक्षण आइडेंटिफाइड जॉब्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए है, और ये 3% आरक्षण जो है ये 1% ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए है, 1% जो कान से नहीं सुनते हैं, और 1% जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए रखा गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आरक्षण है ये सभी नौकरियों में नहीं है, ये केवल आइडेंटिफाइड जॉब्स में है। और कानून ये कहता है कि ये जो आइडेंटिफाइड जॉब्स है इसकी एक लिस्ट बनेगी, तो ऐसी एक लिस्ट तैयार करी है हमारी सरकार ने, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन भी हुआ है। इसमें ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ रोजगार आइडेंटिफाई किए गए हैं जो वो कर सकते हैं। कानून ये भी कहता है कि ये जो लिस्ट है इसको हर 3 साल में रिव्यू करी जाएगी। उदाहरण के तौर में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ब्लाइंड पीपल अब कंप्यूटर से काफ़ी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो 10 साल पहले नहीं कर सकते थे। तो जब भी ये लिस्ट रिव्यू होगी तो सरकार को ये ध्यान में रखना पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस आइडेंटिफाइड लिस्ट में। राजीव जी, हमें ये चर्चा को एक बार यहाँ विराम देना होगा समय के कमी के कारण, लेकिन दोस्तों ये चर्चा आगे जारी रहेगी अगले एपिसोड में, और राजीव जी से हम बात करेंगे इस कानून में दिए गए और अधिकारों के बारे में और प्रावधानों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको एपिसोड 11 में पूछे गए सवाल के जवाब बताने का। शायद आपको याद होगा कि हमारा सवाल था, इनमें से कौन सा वो लोकप्रिय स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर काम करने के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस थे ए जावा, बी जॉज, सी फाइन रीडर एंड डी अडोब एक्रोबैट रीडर। तो एपिसोड 11 का सही जवाब है, सुन लीजिए, ऑप्शन बी जॉज। बाय द वे इसकी स्पेलिंग है JAWS। भाई, हमारे पास बहुत सारे जवाब आए हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं विजेता तो कोई एक ही होगा, और जिसका नाम
आपको बताएंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 11 की विनर हैं रीना पाटिल, पुणे महाराष्ट्र से। रीना जी, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। जल्दी ही आपके पास आपका इनाम पहुंच जाएगा। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जॉज जो है ये एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि स्क्रीन पे जो भी कुछ होता है कंप्यूटर के, वो यह पढ़ता है। और इसके जैसे दूसरे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और किसी भी एक आम विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। और इंडिया में जॉज बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। स्कूल के बच्चे, काम करने वाले व्यक्ति बिजनेस में या सर्विस में, अपने रोजमर्रा के काम में इसको हर जगह यूज करते हैं। ईमेल करने के लिए, इवन इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, हर चीज के लिए। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आज का सवाल भी पिछले सवाल से कुछ मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसका ताल्लुक मोबाइल फोन से है। तो लीजिए सुनिए एपिसोड 17 का हमारा सवाल। इनमें से मोबाइल फोन्स के लिए वो कौन सा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल करके नेत्रहीन व्यक्ति अपने सेल फोन के ज्यादातर फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? और जनाब तैयार हो जाइए ऑप्शंस के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए जॉग्स, बी टॉक्स, सी स्विम्स एंड डी रन्स। हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, लेकिन जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। तो दोस्तों, समय आ गया है कि अब आपसे विदा ले लें। मैं अरशद इकबाल अगले हफ्ते फिर से हाजिर होऊंगा और हमारे साथ होंगी हमारी दोस्त सलीमा रजा, ऑफ कोर्स। और हम सब फिर एक बार मिलके आगे बढ़ाएंगे रोशनी के इस कारवां को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई वे ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का